नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कौन से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 सालों से, चैप्टर वाइज उनके बारे में हम जानने वाले हैं। एनालिसिस करने वाले हैं कि पिछले 10 सालों में कितनी की संख्या में हर साल में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट 2 का, स्वतंत्र भारत की राजनीति का, उसके प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। और ये पार्ट 1 होने वाला है, ताकि ये क्वेश्चन की सीरीज अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर वीडियो क्या हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज जानेंगे और केवल 20-20 प्रश्नों के ही बारे में जानेंगे। और एक चैप्टर से लगभग हम लोग 100 प्रश्नों के बारे में चर्चाएं करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और या फिर वैसे प्रश्न हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम यहां पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्लास से स्टार्ट होता है तो आपके सामने एक मोटिवेशन लाइन होता है। जो आज का मोटिवेशन लाइन है कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अभी बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी आपको पढ़ाई करने में, बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी, बार बार आप पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, मन आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता होगा, ठीक है। अब उन समस्याओं से आप लड़ रहे होंगे, डेली आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे कैसे इन समस्याओं का हम समाधान निकालें। तो आप उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं शांति मन से। आप जब सोचिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको ये डायरेक्ट जब गोल क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें बिहार बोर्ड की तैयारी करनी है और बिहार बोर्ड में अच्छा हमको क्या करना है, नंबर लाना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उन समस्याओं से लड़ सकते हैं। उन समस्याओं से लड़ने के लिए आप शील्ड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तीर खींचने से पहले, तीर को छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तो आपको भी जिंदगी आगे फेंकने से पहले पीछे की तरफ खींच रही है। बार बार आप पेड़, जैसे हम लोग देखिए पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे होते हैं और बार बार हम गिर जा रहे हैं, यानी कि कोई जल्दी एक ही बार में क्या कर लेता है कि चढ़ाई कर लेता है और हम बार बार गिर रहे होते हैं, तो उससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बार बार गिर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा बेटर कोई चीज हमें क्या होने वाली है, प्राप्त होने वाली है। और सफलता हमारी इस प्रकार से परचम लहराने वाली है कि लोग हमें मिसाल के रूप में याद रखने वाले हैं। तो समस्याओं से कभी भी घबराना नहीं है। 2 से 3 दिन के बाद फिर से हमारा मोटिवेशन डाउन होता होगा और हमको पढ़ने का मन नहीं करता होगा, वहां पे घबराना नहीं है, मन को कंट्रोल करना है और फिर से पुनः वापस हमें अपने पढ़ाई पर क्या हो जाना है, आ जाना है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ये वीडियो जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव, यानी 1 नंबर ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर होने वाला है। तो यहां पर हम 1 नंबर ये प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से कितनी संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं। जिस समय हम सब्जेक्टिव वीडियो की चर्चा करेंगे तो इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या देखेंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पिछले 10 सालों में कैसे पूछेंगे और कितनी संख्या में पूछे गए उनके बारे में जानेंगे। आइए आते हैं और यहां पर देखते हैं कि 2015 में इस चैप्टर से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 2015 में इस चैप्टर से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 2016 में इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए। 2017 में 3 प्रश्न पूछे गए। 2018 में 2 प्रश्न पूछे गए। 2019 में 4 प्रश्न पूछे गए। 2020 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2021 में 3, 2022 में 3 प्रश्न पूछे गए। 2023 में इस चैप्टर से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। 2023 में इस चैप्टर से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। 2024 में 3 है, 2025 में 4 है। जैसे देखिए ये एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, पिछले 10 सालों का आपको हम प्रश्नों की संख्या दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज आप जान जाएंगे कि 3 से 4 प्रश्न पूछता है। लेकिन ये भी याद रखना है कि कभी कभी प्रश्नों की पूछे जाने की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे 2023 में इस चैप्टर से 9 प्रश्न पूछे गए, तो शायद हो सकता है कि 2026 में इस चैप्टर से 9 प्रश्न, 10 प्रश्न, 8 प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है। तो इसलिए आपको चैप्टर को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव याद रखने का बस एक ही तरीका है, बार बार उसे मॉक टेस्ट के रूप में आप प्रैक्टिस कीजिए। बार बार उसे मॉक टेस्ट के रूप में आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना बार आप मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा। समझे बच्चों लोग। आइए आते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। और ये जो प्रश्न है ये 2025 में पूछा गया है।
यानी इसी साल का जो एग्जाम है उस एग्जाम में पूछा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो जैसे हम लोग जानते हैं जो नीति आयोग है इसका अगर हम पुराना नाम बात करें तो योजना आयोग हुआ करता था। क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था, जिसका जो गठन हुआ था, इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था, निर्माण जो हुआ था 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था योजना आयोग के रूप में। और इसका जो नीति आयोग के रूप में जो गठन किया जाता है वो होता है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसका क्या नाम बदल दिया जाता है? नीति आयोग कर दिया जाता है। तो जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो योजना आयोग के बारे में पढ़े होंगे तो वहीं पर ये बातें बताई गई होगी कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? प्रधानमंत्री को। तो इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष में कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया, बस इसका नाम बदल दिया गया और योजना आयोग से क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें नीति आयोग के भी अगर हम बात करें अध्यक्ष के तो प्रधानमंत्री ही होंगे। तो जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के वर्तमान क्या होंगे? अध्यक्ष भी होंगे। तो जैसे अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है सुमन के बेरी, ऑप्शन नंबर बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी है शक्तिकांत दास। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या होगा यानी कि वर्तमान जो अध्यक्ष है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। और इसके उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो वर्तमान जो इसके उपाध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर ए अगर हम बात करें सुमन के बेरी, तो ये क्या है? उपाध्यक्ष हैं। ये वर्तमान कौन है? उपाध्यक्ष है। निर्मला सीतारमण के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, टैक्स पे टैक्स लगाती रहती हैं। ये कौन है? वित्त मंत्री हैं। ये वर्तमान हमारी क्या है? वित्त मंत्री हैं। और ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें शक्तिकांत दास, तो ये कौन है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं वर्तमान में। ये कौन है? हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हैं उनके प्रधान सचिव हैं शक्तिकांत दास। तो आपको ये भी क्या रखना है? याद रखना है। आप इसको याद रखिएगा कि ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं शक्तिकांत दास, प्रधान सचिव हैं ये वर्तमान में। और इसका अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर नंबर सी यानी नीति आयोग की अगर पूछ दे या फिर योजना आयोग की पूछ दे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके पिछले वाले ही प्रश्नों में हमने बताया कि जो योजना आयोग है उसका जब निर्माण किया गया था तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री को ही बनाया गया। तो प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के क्या होंगे? प्रथम अध्यक्ष होंगे। जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर विश्वेश्वरैया, ये नहीं होंगे। वीसी महालनोबिस, ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही हमारे क्या होंगे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष होंगे। फिर से आपको एक बार याद दिला देते हैं कि योजना आयोग का जो गठन किया गया है ये कब किया गया है? 15 मार्च 1950 को। कब किया गया है? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है? ये भी याद रखिएगा कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये कैसी निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसको लेकर कहीं पे भी किसी अनुच्छेद में चर्चा नहीं किया गया है। बस कार्य का निर्देशन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है और उस आयोग का नाम रखा गया है योजना आयोग। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे या बहुत बार पूछा भी हुआ है कि निम्नलिखित में से गैर संवैधानिक संस्था कौन से हैं, नीति आयोग नाम दे दिया गया, ये योजना आयोग नाम दे देगा। हमेशा याद रखना है कि नीति आयोग, ये योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। ये कैसी निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। ये बातें आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। गैर संवैधानिक निकाय है योजना आयोग। और योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है। कमेंट में ये जवाब आप दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो आप लोग जानते हैं कि देश के ऐसे सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री हुए हैं, ऐसे सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री हुए हैं जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं देश के, और देश के क्या हो चुके हैं? गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, और वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जैसे ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखें
तो यही है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये कब से कब तक आरबीआई के गवर्नर रहे हुए हैं? तो ये 1982 से लेकर 1985 के बीच में ये देश के आरबीआई के गवर्नर रहे हुए हैं, 1982 से 1985 के बीच में। साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी देश के रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और ये कब से कब तक रहे हैं? 1991 से लेकर 1996 के बीच में देश के ये वित्त मंत्री ही रह चुके हैं। और वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने ही, जब देश का पूरा अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रहा था, देश गरीबी की मार झेल रहा था और पूरी अर्थव्यवस्था अब खत्म हो रही थी, तो उस तरीके से तारनहार की तरह आते हैं और एलपीजी का मॉडल देते हैं। कौन सा मॉडल देते हैं? एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये बात याद रखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति का ये प्रतिपादन करते हैं और देश में उसे लागू किया जाता है, तब जाकर अब तक हमारी देश की अर्थव्यवस्था ग्रेजुअली बढ़ रही है। ये बात याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें, पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात करें पीवी नरसिम्हा राव, तो ये देश के 9th नंबर के हमारे क्या रहे हुए हैं? प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। 9th नंबर के ये देश के क्या रहे हुए हैं? प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। और इनका जो कार्यकाल है 1991 से लेकर 1996 तक रहा हुआ है। कब से कब तक? 1991 से लेकर 1996 तक जो देश के प्रधानमंत्री रहते हैं पीवी नरसिम्हा राव। और इन्हीं के प्रधानमंत्री के रहते हुए वित्त मंत्री के जो पद पर होते हैं वो मनमोहन सिंह होते हैं। और उसी समय एलपीजी का मॉडल अपनाया जाता है। किसका मॉडल अपनाया जाता है? एलपीजी का मॉडल अपनाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर बी, और एक बात और याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, 17 लैंग्वेजेस को ये बोल सकते थे और 17 भाषाओं का ये ज्ञाता थे। 17 भाषाओं के ये जानकार थे। कितने भाषाओं के ये जानकार हुआ करते थे? 17 भाषाओं को जानकार, 17 भाषा को बोलने वाले जानकार। ये प्रथम देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 17 भाषाओं के बारे में क्या करते थे? जानते थे। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें, वीपी सिंह, तो वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री देश के बने हुए थे, ये बने हुए थे 1989 से लेकर 1990 में। और ये देश का मतलब एक साल का भी ये कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए थे, ठीक है। और ये देश के प्रधानमंत्री उस समय क्या होते हैं 1989 से लेकर 1990 के बीच में अपना ये कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये बातें आप याद रखना है। दिसंबर में बनते हैं, नवंबर में जाकर इनकी सरकार क्या होती है? गिर जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? 2024 में पूछा गया है कि एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए, एक्ट ईस्ट नीति जो है, एक्ट ईस्ट जो नीति है, ये नवंबर 2014 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और एक्ट ईस्ट नीति जो है, इसको पहले लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से, लुक ईस्ट पॉलिसी। और लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब क्या हो गया कि जैसे ही सोवियत संघ की विघटन होता है और हमें अमेरिका के साथ में अपना एलाइज करना होता है, और अमेरिका के साथ में जो एलाइज कंट्री होते हैं उनके तरफ देखने के लिए बोला जाता है। और ये कब? जब एलपीजी का मॉडल लाया जाता है, जब नरसिम्हा राव की पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वो कौन रहते हैं? मनमोहन सिंह। तो उस समय ये क्या किया जाता है? लुक ईस्ट पॉलिसी लाया जाता है, पूरब की ओर देखो। लेकिन नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि पूरब की ओर देखने की ही आवश्यकता नहीं है, कार्य करने की भी आवश्यकता है। हमें केवल देखते ही नहीं रहना है, हमें उनके लिए कार्य भी करते रहना। तो आप देखे होंगे कि जब ये प्रधानमंत्री जब से बने हुए हैं तो वैसे अनेक छोटे छोटे देश हैं जो ईस्ट में पड़ रहे हैं, ईस्टर्न कंट्रीज है, साउथ ईस्टर्न कंट्री हैं, जिनके बारे में जहां पर आज तक देश के कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है या लंबे समय तक देश के कोई प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, वहां पर भी ये क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। और ये किस नीति के तहत? एक्ट ईस्ट नीति के तहत। तो यहां पर किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी होगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये बातें आप लोग को क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? और ये जो प्रश्न पूछा गया है 2023 में पूछा गया है कि जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है तो इंदिरा गांधी की सरकार में
20 सूत्रीय कार्यक्रम को लाया जाता है। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का लाए जाने का जो उद्देश्य होता है, गरीबी का उन्मूलन करना, गरीबी को पूर्ण रूप से क्या कर देना, समाप्त कर देना, सामाजिक न्याय को एस्टेब्लिश करना, गरीबों को अपलिफ्ट करना। इस तरीके से क्या किया जाता है कि ये सोचकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाया जाता है और गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है, गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। तो अगर ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, शिक्षा में आत्मनिर्भरता, ये बिल्कुल नहीं होगा। सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस आंसर, इस जो प्रश्न होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर हो सकता है गरीबी उन्मूलन करना, गरीबी उन्मूलन करना अगर होता तो यहां पर उसको हम क्या लगा सकते थे, टिक लगा सकते थे। नेक्स्ट ये भी याद रखना है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा लाया गया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा लाया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। और ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब लाया गया था, 1975 में। ये बातें याद रखनी है, कब लाया गया था, 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। और ये 2023 में प्रश्न पूछा गया कि सरकार जो भी पॉलिसी बना रही होती है तो उस पॉलिसी को कौन ऐसा इसमें से है, ऑप्शन में जो दिया गया है, जो आपको सरकारी नीति की प्रभावित करता है। मतलब कि जो भी सरकार नीति बना रही है उसको प्रभावित कर रहा है, ऐसा कौन सा है इसमें। अगर गैर सरकारी संगठन की बात करें यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एनजीओ को, तो एनजीओ जो होते हैं सरकार की नीतियों को प्रभावित क्या करते हैं, नहीं करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं होगा। सरकारी संगठन, तो सरकारी संगठन तो बिल्कुल भी क्या करेंगे, सरकारी नीतियों को प्रभावित बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वो तो सरकारी नीतियों के अनुरूप कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी अगर बात करें तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि दबाव समूह, कौन सा, दबाव समूह। दबाव समूह जो है ये क्या करता है कि सरकार के द्वारा जितनी सारी नीतियां लाई जाती हैं उनको प्रभावित करने का कार्य करती हैं। और दबाव समूह ये वैसे संघ होते हैं जो राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, बस एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सरकार कोई नीति लाती है, कोई पॉलिसी लाती है और उन्हें लगता है ऐसा कि ये हमारे देश के लिए या इस वर्ग के लिए क्या है, अच्छा नहीं है, तो उस वर्ग का जो संघ होता है वो क्या करने लगता है, सरकार पे दबाव डालने लगता है कि आप इस नीति में कोई भी परिवर्तन कीजिए या फिर इसको वापस लीजिए। आपको याद होगा किसान आंदोलन, जैसे अगर दबाव समूह में एग्जांपल ले लेंगे, किसान संघ हो गया, उद्योग संघ हो गया, व्यापार संघ हो गया, व्यापारियों का जो संघ होता है, ये सब हो गया। तो ये सब दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जो सरकार पर दबाव डालते हैं कि आपने ये नीति लाया है, ये सही नहीं है। जैसे किसान आंदोलन, आपको याद होगा किसान संघ ने, किसान यूनियन ने क्या किया था, प्रदर्शन किया था और सरकार को मजबूरन अपने किसान आंदोलन को क्या लेना पड़ा था, वापस लेना पड़ा था। तो उसी प्रकार से तो दबाव समूह जो होगा इसका सही आंसर होगा, यानी यही जो होते हैं सरकारी नीतियों को क्या करते रहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। ये बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, पंचायती राज है, पंचायती राज है द्विस्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था नहीं है ये। अगर बात करें चतुस्तरीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं है। इनमें से कोई तो होगा नहीं। ये कैसा है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी इसमें 3 लेयर हैं। इसमें कितने लेयर हैं, 3 लेयर हैं। गांव में, ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर एक होता है, ठीक है, और उसके बाद एक जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। अब इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो याद रखना है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है ये किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। तो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था, यानी संविधान जो संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये क्या किया गया था, हमारे संविधान में ऐड किया गया था। उसके द्वारा ये ऐड किया गया था। और संविधान में 73rd संशोधन कब होता है, 1992 में। कब होता है, 1992 में। और इसे किस में जोड़ा जाता है, संविधान के, तो संविधान के पार्ट 9 में जोड़ा जाता है। इसे किस में जोड़ा जाता है, पार्ट 9 में जोड़ा जाता है। और किस शेड्यूल में जोड़ा जाता है, तो शेड्यूल जो होता है ये होता है आपका 11 नंबर जो शेड्यूल है, इसमें क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। ये बात याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था, आपको ये कमेंट में क्या करना है, इसका आंसर देना है।
ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, और ये 2023 में क्या किया गया है, पूछा गया है। और ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 74(1) में अगर हम बात करें तो वहां पे बोला गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। किसके? मंत्रिपरिषद के। और मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। यानी ये बता रहा है कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र के हैं, ठीक है, और जो वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वो उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। यानी मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यानी प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर इसमें देखा जाए ए है, तो ए तो है गलत है, ए नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और जो संवैधानिक रूप से नाम मात्र के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कोई भी अगर काम होता है, हमारा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है या कोई भी हम लोग हस्ताक्षर करते हैं, कोई भी संधि अगर साइन करते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं होता। लेकिन वास्तविक अगर कार्यपालिका शक्ति का जो इस्तेमाल कोई कर रहा होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से, राष्ट्रपति तो करते हैं, तो मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री ही क्या करते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा अनुच्छेद 74(1) में बोला गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है वो कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंचायत सचिव का प्रमुख कौन होता है? पंचायत सचिव का जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? और ये जो प्रश्न पूछा गया ये 2023 में पूछा गया। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने प्रश्न को देखा हुआ है कि पंचायती राज है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम पंचायत पे सरपंच और मुखिया होते हैं, ब्लॉक लेवल पर जो होते हैं जैसे पंचायत सचिव जैसे हो गए वो ब्लॉक लेवल पर होते हैं, सॉरी पंचायत समिति जो होते हैं वो होता है ब्लॉक लेवल पर होता है। और जो ब्लॉक के जो प्रमुख होते हैं वही जो होते हैं पंचायत समिति के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ब्लॉक प्रमुख आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, वो जो होते हैं वो पंचायत समिति के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि मुखिया और सरपंच, तो मुखिया और सरपंच जो होते हैं ये ग्राम पंचायत स्तर पर क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ये कहां पर होते हैं? ग्राम पंचायत स्तर पर। कहां पर होते हैं? ग्राम पंचायत स्तर पर ये क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर। और अगर बात करें हम प्रमुख की, तो ये जो प्रमुख है ये जो होते हैं पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। किसके होते हैं? पंचायत समिति के ये क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। और एक जैसे ऑप्शन नंबर डी है पंचायत सेवक, तो आप लोगों ने एक सीरीज अभी वर्तमान में आई हुई है और बहुत पहले से ही चल रही है पंचायत, ठीक है, उसमें आपने पंचायत सचिव को देखा होगा, सचिव जी को। वही जो सचिव जो होते हैं वो पंचायत सेवक होते हैं। यानी पंचायत का जो प्रशासनिक जो कार्य देख रेख होती है, कार्य की जो देख रेख होती है वो पंचायत सेवक करते हैं, यानी पंचायत सचिव क्या करते हैं? करते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है कि पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं वो कौन कहा जाता है? उनको क्या बोला जाता है? प्रमुख कहा जाता है। जैसे हम अपने यहाँ ब्लॉक प्रमुख क्या कहते हैं? कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया है 2023 में। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सही सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ये प्रश्न पूछा गया है आपसे 2012 में और साथ ही साथ 2019 में पूछा गया है। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है वो होती है 1956 में। कब होती है? 1956 में। कब होती है? 1956 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की बात करें तो वो होता है 1951 से लेकर 1956 के बीच में। ये जो होता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या होती है? शुरुआत होती है। पंचवर्षीय योजना की क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक है। ये 1951 में होता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ऑप्शन है 1951 से 56, ऑप्शन बी है 1956 से 61, ऑप्शन सी है 1961 से 66 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है ये होता है हमारा प्रथम, ये जो होता है हमारा किसका कार्यकाल होता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य होता है, कार्यकाल होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो बी है ये होता है हमारा
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल, यानी कि 2010 जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। और ये जो होता है ये कौन सा होता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है। और इसके बाद पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 योजना अवकाश लाया जाता है। क्या लाया जाता है, योजना अवकाश लाया जाता है, योजना अवकाश। ठीक है, ये कब से कब तक लाया जाता है, ये 3 बार लाया जाता है, 1966 से 67, ठीक है, उसके बाद 1967 से 68, उसके बाद 1968 से 69, 1968 से 69 ये योजना अवकाश क्या किया जाता है, लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1956 से 1961 के बीच का ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या होता है, कार्यकाल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो देखिए अंग्रेजों ने ही सबसे पहले क्या किया था कि अपने वित्तीय वर्ष से मैच करने के लिए उसी समय हमारे यहाँ का भी वित्तीय वर्ष उन्होंने ही क्या कर दिया था, तय कर दिया था। और वित्तीय वर्ष क्या से कहां तक, मतलब कितना तारीख से कितना तारीख तक तय किया था, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी 2025 के 1 अप्रैल से लेकर 2026 के 31 मार्च तक का जो ये टाइम पीरियड है, एक वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तेल उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, उपयुक्त सभी से। तो अमूल नाम सुनते ही इसके याद आ जाएगा कि ये क्या किससे है, दूध से। किससे, अमूल क्या है, दूध है। तो इसका संबंध अगर हम देखें तो किससे होता है, दुग्ध उत्पादन से। किससे होता है, दुग्ध उत्पादन से। और ये अमूल कब आता है अस्तित्व में, कब आता है, तो जब श्वेत क्रांति लाई जाती है। और किसके द्वारा श्वेत क्रांति लाई जाती है, किसके द्वारा श्वेत क्रांति किसके द्वारा लाई जाती है, वर्गीज कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा लाई जाती है, वर्गीज कुरियन के द्वारा। और उनके लिए श्वेत क्रांति जब लाया जाता है, दुग्ध उत्पादन के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है, और वो ऑपरेशन क्या हो, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। और दूध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति है श्वेत क्रांति। दूध का रंग श्वेत होता है, इसलिए एक क्रांति लाई जाती है श्वेत क्रांति। और ये किसके द्वारा लाई जाती है, वर्गीज कुरियन के द्वारा लाई जाती है। और कब लाई जाती है आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये श्वेत क्रांति कब लाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। तो देखिए जब हम आजाद होते हैं तो हम लोग दोनों मॉडल को अपनाते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों को। लेकिन हमारा ज्यादातर जो झुकाव होता है वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की तरफ क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन सोवियत संघ का जैसे ही विघटन होता है और 1991 में एलपीजी का मॉडल जब अपनाते हैं तो वहां पे राज्य का जो हस्तक्षेप है अर्थव्यवस्था में वो धीरे धीरे हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। 1991 से राज्य का जो हस्तक्षेप है धीरे धीरे कम कर देते हैं। तब क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा आगे ग्रो कर रही होती है और अमेरिका जैसे देश हमारे तरफ क्या होते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए है कि 1960 वाली दशक, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है 1970 वाली दशक, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है 1980 वाली दशक, ये भी गलत है। सही होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, 1990 वाली जो दशक होता है वो क्या है, उस दशक में सबसे पहली बार क्या किया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को धीरे धीरे क्या किया गया, कम किया गया। और बोला भी जाता है, आपने चैप्टर अगर पढ़ रहे होंगे और किसी का अर्थशास्त्र होगा तो आपने पढ़ा भी होगा कि जब तक हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था क्या होने वाली है, डेवलप्ड नहीं होने वाली है। तो ये भी बात क्या रखना है, याद रखना है, नहीं तो फिर हमारा भी हाल किसके तरह होगा, सोवियत संघ की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। याद होगा आप जब शुरू से देख रहे होंगे तो उसमें याद होगा कि हमने बताया था कि योजना आयोग, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था क्या है, नहीं है। बस कार्य के निर्देशन के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है, याद रखना है।
कार्य का निर्देशन करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। संविधान में इस संस्था के बारे में नहीं बोला गया है, और संविधान में जब इस संस्था के बारे में नहीं बोला गया है तो यह गैर संवैधानिक संस्था के रूप में जानी जाती है। ये बातें याद रखनी है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है 2018 में पूछा गया, और ये प्रश्न पूछा गया 2025 में, फिर यही प्रश्न को क्या कर दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है। जैसे ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा कौन सा, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा नीति आयोग, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। बाकी ये सब आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये संवैधानिक निकाय है। जैसे अब वित्त आयोग की अगर बात करें तो वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में क्या किया गया है, बताया गया। अब देखिए संविधान में इसके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 280 में व्याख्या किया गया वित्त आयोग के बारे में, तो इसलिए संवैधानिक संस्था हो गई। अगर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की अगर हम बात करें तो इसको लेकर संविधान में कहां से कहां तक बताया गया है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में व्याख्या किया गया किसके, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। यानी ये भी एक क्या है, संवैधानिक संस्था हुई, क्योंकि संविधान में इसके बारे में बताया गया है। चुनाव आयोग की बात करें तो इसके लेकर भी अनुच्छेद 324 में व्याख्या किया गया है। किसमें किया गया है, 324 में, इसके लेकर भी संविधान में व्याख्या किया गया है, संविधान में बोला गया है। तो जिनके बारे में संविधान में बोला गया है वो संवैधानिक संस्था है। जिनके बारे में संविधान में नहीं बोला गया है, संविधान संशोधन के माध्यम से जिस संस्था का निर्माण नहीं किया गया है, संविधान संशोधन करके संविधान में ऐड नहीं किया गया है, उसके बारे में वो संवैधानिक संस्था नहीं है। वह कैसी है, गैर संवैधानिक संस्था है। और नीति आयोग या फिर योजना आयोग, योजना आयोग तो नाम नहीं देता लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए योजना आयोग दे देगा, तो याद रखना है कि यह कैसी है, संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। और ये जो प्रश्न पूछा गया है 2019 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। ये जो प्रश्न कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है, तो याद रखना है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 में होती है। कब होती है, 1951 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, 1951। और किसके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में क्या किया जाता है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है। अगर हम विश्व में बात करें कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहां पर की जाती है, अगर विश्व में, तो विश्व में सबसे पहले यूएसएसआर में क्या किया जाता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है। और कब किया जाता है, 1928 में। कब किया जाता है, 1928 में। और किसके द्वारा किया जाता है, तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, जोसेफ स्टालिन के द्वारा किया जाता है। तो ये तो आपका ऊपर वाला आपसे नहीं पूछेगा कि विश्व में कब किया गया है, किसके द्वारा किया जाता है, किस देश से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है, आगे चलकर कंपटीशन में आपकी ये क्या करेगा, सहायता करेगा कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत विश्व में सबसे पहली बार यूएसएसआर में शुरू किया गया था, 1928 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा, जोसेफ स्टालिन के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में होती है। और किसके द्वारा शुरुआत किया जाता है इसका, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है 1951 में होगी। तो 1951 से लेकर 5 साल अगर जोड़ेंगे तो 1951 से 56, 1951 से 56 जो होगा वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना पे हम लोग ध्यान किस पे देते हैं, कृषि एवं सिंचाई पे, कृषि एवं सिंचाई के विकास पर हम लोग ध्यान देते हैं, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारा क्या होता है, सफल भी होता है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है 1950 से 55, गलत है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1951 से 56, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ये याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है, 1951 से जो 56 का कार्यकाल होता है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है। और इसमें ध्यान दिया जाता है, तो किस पे ध्यान दिया जाता है, किस पे ध्यान दिया जाता है, इस पे कृषि एवं सिंचाई के विकास पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल कितना बजट था
और कितना हम लोगों ने कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर हम लोगों ने पूरा अपना बजट खर्चा तैयार किया था कि इतना पैसा खर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है 3,870 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 4,890 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 3,000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है 60,080 करोड़। अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या होगा, सही होगा। यानी 3,870 करोड़ रुपया क्या किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का हमारा क्या हुआ था, पूरा हम लोगों ने व्यय किया था और कृषि और सिंचाई के विकास पर हम लोगों ने व्यय किया था, जो कि हमारा सफल हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना है तो इसमें हम लोग कृषि एवं सिंचाई पर हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई के विकास योजना के नाम से इसे जानते हैं और उस पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, औद्योगिकीय विकास पर हम लोग ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं, औद्योगिक की विकास पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ इसमें परिवहन के विकास पर भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना है, अब ये जो औद्योगिक एवं परिवहन पर ध्यान देते हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना होती है असफल हो जाती है। तो असफल होने की वजह से और कृषि में भी हम लोग बहुत ज़्यादा खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे होते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में, यानी कब से कब तक, 1961 से लेकर 1966 तक। 1961 से अगर 66 का अगर हम टाइम पीरियड का बात करें तो यहाँ पर देखिए 1962 में क्या हो गया, 1962 में भारत चाइना वॉर हो गया, ठीक है, भारत चीन युद्ध हो गया 1962 में, ठीक है। और यहीं पर नेक्स्ट अगर बात करें 1965 में अगर हम बात करें तो 1965 में क्या हो जाता है, भारत पाकिस्तान वॉर भी हो जाता है, भारत पाक वॉर भी हो जाता है, भारत पाक युद्ध भी हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें डेवलप्ड नहीं होती है और बहुत सारे संकटों का हम लोग सामना कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हमारे पास खाद्यान्न भी उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो हम लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं रहते हैं, तो उस खाद्यान्न को हम बचाकर नहीं रख पाते हैं, तो सभी बर्बाद हो जाते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न संकट का भी दौर स्टार्ट रहता है, उस समय रहता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग फिर से क्या ध्यान देते हैं, फिर से हम लोग कृषि पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। और इसी समय जवाहरलाल नेहरू नारा देते हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, देश के जो हमारे प्रधानमंत्री, सबसे बेस्ट जो प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, वो नारा देते हैं जय जवान जय किसान का, जय जवान जय किसान का नारा क्या करते हैं, देते हैं। और इस पे कृषि एवं उद्योग दोनों पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी ये भी योजना क्या होती है, असफल हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया, प्रश्न जो है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, क्योंकि इसमें हम लोग उद्योग मतलब उद्योग लगाने पर और परिवहन पर, यानी द्वितीयक जो क्रियाकलाप है उस पर ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। और प्राथमिक क्रियाकलाप पे केवल प्रथम पंचवर्षीय योजना पे हम लोग ध्यान दिए रहते हैं, वो जो सफल हो जाता है। और उसके बाद की जो इतनी सारी योजनाएं हम लोग जाते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं लाते हैं, वो सब क्या होती है, असफल होती है। और पंचम पंचवर्षीय योजना जो है ये इंदिरा गांधी के समय में लाया जाता है। ये कब लाया जाता है, इंदिरा गांधी के समय में क्या किया जाता है, पंचम पंचवर्षीय योजना को लाया जाता है। ये गरीबी हटाओ योजना के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी पीछे ही हमने बताया, इससे पहले वाला भी प्रश्न था कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनी योजना के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर हमने बताया कि प्रथम पंचवर्षीय जो योजना होता है कृषि एवं सिंचाई योजना के नाम से, या कृषि एवं सिंचाई के विकास पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो इसका अगर ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो निर्माण है, रोड मैप का जो तैयार किए हुए हैं, वो कौन किए हैं, पीसी महालनोबिस। किसने किया हुआ है, पीसी महालनोबिस ने क्या किया है, रोड मैप इसका तैयार किया है, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। किसने, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है, तो इसलिए ये भी याद रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो रोड मैप है उसने किसने तैयार किया था, पीसी महालनोबिस ने। आपको कमेंट करके ये बताना है कि हैराड डोमर मॉडल के नाम से किस योजना को जाना जाता है। हैराड डोमर मॉडल के नाम से किस योजना को जाना जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना। आपको कमेंट करके ये क्या करना है,
बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको इसका आंसर आपको पता ही चल गया कि कृषि एवं सिंचाई पर हम लोग किस पर ध्यान देते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 20 है, यह है कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। यानी हम लोग जिस आयोग को देख रहे हैं कि प्रथम 15 मार्च 1950 को गठन किया जाता है, जो कि हमारे लिए रोड मैप तैयार करेगी, कौन सी योजना पर ध्यान देना है, किस वर्ग पर ध्यान देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस आयोग का कार्य का दिशा निर्देशन तय करने वाली जो यह आयोग है, योजना आयोग, इसका गठन किस समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था, किया गया था। तो पहला नंबर ऑप्शन है कि आर्थिक कार्यक्रम समिति, दूसरा नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोजन समिति, तीसरा नंबर है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और चौथा नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय योजना परिषद। तो देखिए, आर्थिक कार्यक्रम जो समिति है, इसका निर्माण किया गया था 1947 में, और इसके जो अध्यक्षता किए हुए थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, नेहरू जी थे। कौन थे, नेहरू जी थे। और ये राष्ट्रीय आयोजन समिति है, इसका जो निर्माण किया गया था 1938 में, ठीक है। और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद या राष्ट्रीय योजना परिषद की अगर बात करें तो इन दोनों जो परिषद हैं, इनका जो निर्माण किया गया है योजना आयोग के गठन होने के बाद इनका निर्माण किया गया है। योजना आयोग के गठन होने के बाद इनका क्या किया गया है, गठन होने के बाद इनका निर्माण किया गया है। गठन होने के बाद इनका निर्माण किया गया है, गठन किया गया है। तो ये बात याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 में जिसका गठन किया गया था, तो इस समिति ने कोई भी ऐसी सिफारिश नहीं प्रस्तुत की थी कि हमें योजना आयोग का भी गठन करना चाहिए केंद्रीय स्तर पर। इसने कोई भी सिफारिश नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर ए जो है आर्थिक कार्यकारी समिति, इसी के सिफारिश पर 1947 में ये नेहरू जी की अध्यक्षता में इस समिति को क्या किया गया था, गठित किया गया था। और इसी समिति के सिफारिश पर क्या किया गया कि समिति ने बोला कि एक ऐसा हमारा संस्था होना चाहिए केंद्रीय स्तर पर जो दिशा निर्देशन क्या करे, तय करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब जाकर क्या किया जाता है कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। जिसके प्रथम जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। और हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग में ही कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये सारी बातें याद रखनी है। और योजना आयोग का नाम बदलकर कब कर दिया जाता है, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को। और वर्तमान में इस नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो भी याद रखना है कि हमारे नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी, ये याद रखना है। और हमने एक क्वेश्चन और आपसे पूछा था कि वर्तमान में जो योजना आयोग है उसके CEO कौन है, ये भी आपको कमेंट करके इसका जवाब क्या करना है, देना है। यही जो 20 जो प्रश्न है इस पार्ट 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखें। ठीक है, और जाने समझे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से क्या किए जा सकते हैं, पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। ठीक है, इसके आने वाले पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी, 5 में भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही 20-20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम में पिछले 10 सालों में कैसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, या इस चैप्टर से और कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, जो संभावित प्रश्न हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। और क्वेश्चन अगर एलिमिनेटिंग मेथड को हम सीख रहे हैं कि उसमें हम देखेंगे, अगर हमें किसी क्वेश्चन के बारे में, किसी ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, किसी क्वेश्चन का ऑप्शन हमें नहीं पता है, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, उसमें से एलिमिनेट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका सही आंसर क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। तो ये भी मेथड हम आपको क्या कर देंगे, आने वाले पार्ट के जो वीडियो हैं उनमें हम क्या कर देंगे, आपको समझा देंगे कि एलिमिनेटिंग मेथड होता क्या है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस प्रश्न का आप जवाब कमेंट करके बताइए। और कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है उसका आप कमेंट कर सकते हैं, उसको आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे।